वेलकम बैक टू द पल्स नाज़रीन। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि आइडियल्स हमारे इस वक्त कौन है, हमारा यूथ इसको किसको फॉलो करता है, इस वक्त कौन हमारे यूथ को अपील करते हैं ज्यादा। क्या जो हमारे लीडर्स हैं पाकिस्तान के, जिनके ख्वाब थे या जिनके ख्वाब को ताबीर दी पाकिस्तान के ख्वाब को, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, क्या वाकई में हमारा यूथ इन लोगों को फॉलो करता है या फिर सिर्फ इस वक्त जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इस तक ही हमारे यूथ की अपील रहती है? सर सफान साहब देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी डिटरमिन करने में कि हमने रोल मॉडल्स किसको बनाना है। सोसाइटी बहुत सारे लोगों पे मुश्तमिल होती है। एक माशरे में बहुत सारे लोग होते हैं जो इस माशरे को बनाते हैं पूरा। अब उसमें से एक शोबिज भी है, और शोबिज डेफिनेटली, मैं टेलीविजन पे बहुत आता हूं, शोबिज से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। आप एक्ट्रेसेस भी आते हैं, मॉडल्स भी आती हैं, मगर आप देखें जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं उसमें जितने प्रोग्राम हैं उसमें सिर्फ शोबिस के लोग होंगे। क्या कोई अदीब होता है, क्या कोई शायर होता है, कोई एजुकेशनिस्ट होता है, कोई साइंसदान होता है, कोई ऐसा शख्स होता है जिसके दो हाथ नहीं है और उसने भीख नहीं मानी और फिर भी किसी तरह अपने पैरों के जरिए वो लिखता है और अपनी रोजी कमाता है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब आइकन है। आईबीए कहाँ था, कहाँ से कहाँ बना दिया, एक नाम है इनका ना। मुझे बताइए कितने टेलीविजन प्रोग्राम में, स्पेशल डेज में, ईद के दिन में इनको बुलाया जाता है। वजह ये है कि इनके साथ ग्लैमर नहीं है। साइंसदान होगा उसके साथ ग्लैमर नहीं है, एजुकेशनिस्ट होगा ग्लैमर नहीं है। हम सारे के सारे ग्लैमर के पीछे हैं। एक दौर था जब बच्चों की हॉबी थी, मुझे याद है हम छोटे थे, कॉइन कलेक्शन था, स्टैम्प कलेक्शन था। आज आपका बच्चा ना कॉइन कलेक्ट करता ना स्टैम्प, वो तो एसएमएस पे लगा हुआ है। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड ग्लैमर, और ये ग्लैमर हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत आया है। ग्लैमर की बात इस पर कर रहे हैं, जब एक सोसाइटी एक चीज की रिक्वायरमेंट रखती है तो क्या वो लोग जिनको अपील पैदा करनी है वो अपने अंदर कुछ चेंजेस ना लाए ताकि यूथ अपील, यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके? नहीं, अगर एक मीडिया एक बहुत बड़ा काम सर अंजाम दे रहा है, मीडिया इज डूइंग अ बिग जॉब, क्या ये मीडिया का फर्ज नहीं है कि उन आइकॉन्स को, उन लोगों को सामने लाएं और आवाम को बताएं, यूथ को बताएं कि देखो बच्चों ये हमारे रोल मॉडल हैं। मीडिया सर उनको लेकर आएगा जिनके वो कहता है जी जिनके रेटिंग्स आ रहे हैं, जी व्यूअरशिप बढ़ रही है। बात वही इकोनॉमिक्स की आ जाती है, वो मगर ऐड मिलेंगे, हमें स्पॉन्सरशिप मिलेंगी, थोड़ी सी एफर्ट ना करें। मेरे ख्याल में केक का जो पीस है वो थोड़ा सा अगर कम ले लिया जाए। अब वही तो मैंने स्टार्ट में जो बात की ना कि हम में से हर आदमी करप्ट है। अगर आप सेल्फिश हैं तो भी आप करप्ट हैं। आप माशरे को नहीं देख रहे, आप नेशनलिज्म को नहीं देख रहे। अगर मीडिया कहे कि ठीक है जी हमारे एक प्रोग्राम ऐसा करते हैं जिसमें ग्लैमर थोड़ा कम हो, रेटिंग कम होगी, पर एटलीस्ट ये वो आइकन्स है, ये वो रोल मॉडल्स हैं, सोसाइटी के सामने आए, बच्चे इनको देखें और कहें जी मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे इनकी तरह बनना है। मुझे तो हैरत है जिस चीज पे, एक छोटा सा मुल्क है हमारा, साइज में बहुत छोटा है, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज में से एक है। 6 सितंबर का दिन एक खास दिन हुआ करता था, छुट्टी होती थी। मेरे लिए रोल मॉडल्स वो तमगे होते थे, वो वर्दी होती थी, और फौजियों को देखकर बड़ा मैं खुश होता, बड़ा इंस्पायर होता था मैं। आज 6 सितंबर का दिन, छुट्टी भी खत्म। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किस तरफ ले जा रहे हैं कौम को। क्या आप कौम को सिर्फ यही नाचना गाना ये वो, इसके अलावा कुछ और नहीं है? अच्छा, ये जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं, इंडियन मीडिया हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसने काफी बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट किया, जो भी उनका इमेज इस पर है, जो उनका अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो इनकी इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री पूरी दुनिया में एक हावी हो चुकी है इस वक्त। मगर साथ साथ देखें उसमें एक बैलेंस है। अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो जहां उनके ग्लैमर है, साथ साथ बड़ी अमेजिंग वैल्यूज उन्होंने कॉम को दिए, अपने उन्हीं शोज के अंदर वो देते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया कर रहा है। हम सिर्फ इस वक्त रेटिंग पे जा रहे हैं और हर चैनल की फिक्र है कि रेटिंग मिले। सही है, हर चैनल को रेटिंग की फिक्र है। इस वक्त हुकूमत को किसी की फिक्र है? वाब साहब, इस वक्त तालीम का साल करार दिया हमने, साल को आपके नजदीक वाकई में हकीकी तौर पर संजीदा है इस साल को तालीम का साल बनाने के लिए? और क्या तालीम के नए मौके फराम होने वाले हैं? साल क्या होने वाला है? देखिए, जो तालीम का साल 2011 दिया गया ना, तो 3 महीने तो गुजर ही चुके। इससे ही अंदाजा होता है कि ये कोई संजीदगी है या नहीं। अगर इसको तालीमी साल करार दिया जाना था तो इसकी तैयारी पहले से की जाती, मंसूबा बनाया जाता कि हम इसमें सबसे पहले तालीम का मकसद तय किया जाता, उसके बाद फिर उसके लिए वसाइल की जो ज़रूरत है वो किए जाते। तो जैसे ही 1 जनवरी शुरू होती तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाता। ये तो ऐसे ही लोगों को बताना है तफरीह के लिए कि साहब हम तालीम की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं और ये तालीमी साल है। क्या तालीमी साल है? कुछ भी नहीं है। क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो है यहाँ पर। जितने हमारे लीडर साहिबान हैं और हुक्मरान हैं उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। कोई भी शख्स यकीन ही नहीं करता जो वो बात कहते हैं, इसलिए कि हमेशा जुबानी जमा खर्च हुई है और कोई उस पर अमल हुआ नहीं। अच्छा, जुबानी खर्च है जो भी है सर, ये भी कहा जाता है एक पॉइंट के जो भी है हमने ही वोट दिया ना, लोगों ने ही वोट देके इलेक्ट किया ना, तो लोग जब अपना स्टाइल चेंज करेंगे तभी तो कोई तब्दीली आएगी। जब लोग तब्दीली नहीं लाएंगे तो वो कहां से संजीदा हो जाएंगे? उनके एक्शंस या उनके जो वर्ड्स हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है जब तक लोग संजीदा नहीं होंगे इस पर?
دیکھیے ووٹ جو بات کہی جاتی ہے نا، دراصل فیصلہ جو ہے کہ حکمران کون بنے گا یہ ہمارے ووٹوں سے نہیں ہوتا. اچھا. یہ واشنگٹن سے پہلے منصوبہ بنایا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر ہماری جو ایجنسیز ہیں، یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے. ہماری ایجنسیز ہیں پھر وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہیں، کبھی دوتاہی اکثریت دلاتی ہیں، کبھی کسی کو قتل کروا دیا جاتا ہے اور پھر باقی ماندہ جو اس کے وہ ہوتے ہیں پھر ان کو حکمران بنا دیا جاتا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ووٹ دینے ہی نہیں جاتے لوگ. 48% یا 45% بہت ہی لو ریٹ ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو فیصلہ تو یہاں نہیں ہوتا، نہ ہمارے ووٹوں سے ہوتا. فیصلہ جو ہے نا باہر ہوتا ہے، 12,000 میل دور. یہ ہے وہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوتا. نہیں، ہمارا نہیں یہ ہوتا. مسئلہ تو وہ ایسے لوگوں کو لاتے ہیں، اچھا نہیں وہ ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو ان کے مقاصد کو پرائرٹی، ٹاپ پرائرٹی ہمارے دیں. مقاصد نہیں، ان کے مقاصد ان کے مقاصد کو بس. یعنی لوگوں کو اگر مارنا ہو تو ہماری فوج، ان کی فوج نہیں آئے گی، ہماری فوج جو ہے وہ مارے گی ان کو، لوگوں کو، اپنے لوگوں کو جو ہمارا بڑا اثاثہ اور بڑے ایسٹس. ٹھیک ہے. اور اب F-16 تھا، میرے خیال ہے 10 سال تک تو ہمارے پیسے لیے بیٹھے رہے. حیرت کی بات ہے انہیں دنیا کے اندر کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے 10 سال تک بیٹھا رہے وہ، اور اس کے بعد آپ کو جب وہ آبسلیٹ ہو جائے ٹیکنالوجی ساری، تو اس کے بعد وہ کہے کہ لو بھائی جو ہمارے پرانے جو انقلاب کی بات ہوتی ہے، بڑے نعرے جی لگتے ہیں، انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا. اب تو ہر تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا جو سلوگن ہے اس وقت وہ انقلاب ہو چکا ہے. بہت بڑے واقعے ہو جاتے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہو گیا، تنقید حکومت کے اوپر اس پہ ہو گئی کہ جی غیرت، انہوں نے سودا کر دیا اپنی غیرت کا. ہر طرح کے واقعے دیکھ لیتے ہیں، مہنگائی ہو جاتی ہے، دودھ کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں سب بڑھ جاتا ہے. کوئی سڑکوں پہ تو نہیں آتا ہے، انقلاب کے نعرے لگتے رہتے ہیں. کیا عوام نہیں چاہتی انقلاب؟ کیا بات ہے یہ وہی مثال ہے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے اور بچے کھانا مانگ رہے ہیں اور ماں کہتی ہے بیٹا سو جا سو جا، تمہارے ابو گئے کھانا لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ قوم کو بہلانے کا طریقہ ہے. انقلاب اس قوم میں آتا ہے کہ جس قوم کے اندر اوتھینٹسٹی ہو. اوتھینٹک نہیں ہے قوم. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. جب خدا یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری حالت نہیں بدلوں گا جب تک تم چینج نہ ہو، قوم چینج ہونے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا. ایک تو آپ نے یہ دیکھیں کہ نادرا کی رپورٹ ہے 47% ووٹ جعلی تھے الیکشنز میں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا الیکشن سارا جعلی تھا. دوسری چیزیں بالکل صحیح ہے، واشنگٹن میں بیٹھ کے پالیسی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اگلے 50 سال پاکستان یا اس خطے میں ان ممالک میں کیا کیا ہونا ہے اس کے حساب سے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، کوئی الیکٹ نہیں ہوتا. تیسری چیز یہ ہے کہ